Welcome back students to the second lecture of electric charges and fields class 12 physics। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, एकदम बेसिक फंडामेंटल लेवल से लेके और जहां तक आपका रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी लेवल पे वहां तक। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल बेस फॉर्म करने वाला है। ये उन टॉपिकों में से है जो आपको एकदम बेस फॉर्म करने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और ये सिर्फ अपना टॉपिक भर नहीं है, ये आगे भी आप बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, इवन मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, वहां भी आपका इस्तेमाल होने वाला है। इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखने के बाद आप एनसीईआरटी के टोटल 12 क्वेश्चन को देख रहे होंगे। इससे पहले आपको बस चार्ज का नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए एक 30 मिनट के आसपास का वीडियो है लेक्चर 1, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखें तो उस चार्ज वाले लेक्चर को देख लें। वहां मैंने बताया हुआ कि मान लीजिए एक चार्ज है यहाँ, ठीक है, यह चार्ज बॉडी है। अगर हम चार्ज को Q से दिखाते हैं और ये Q1 है, ठीक है, और दूसरा चार्ज Q2 है, कुछ डिस्टेंस पे है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, सपोज कीजिए, दोनों नेगेटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये हम लोग बात किए हैं चार्ज वाले ही लेक्चर में। बात ये था कि हम बस ये जानते थे कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव लगेगा, कितना लगेगा इसका वैल्यू हमको अभी तक नहीं पता है। तो उसी चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ देता क्या है? तो पहले बात, कूलम्ब्स लॉ एक क्वांटिटेटिव लॉ है। इससे पहले हम क्वालिटेटिवली समझ रहे थे कि दो चार्ज होगा तो उसके बीच में फोर्स लगेगा, इधर ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। कितना लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग नहीं जान रहे थे। कूलम्ब्स लॉ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है। ठीक है, चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेजर किया था बाय यूज ऑफ टॉर्च एंड बैलेंस। अब कैसे किया था उस पर भी हम लोग आएंगे। इन्होंने ही मेजर किया था कि कोई दो चार्ज है और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, सपोज कर लीजिए r, तो कितना इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक्स आइडिया लिख दे रहा हूँ कि ये कूलम्ब्स लॉ हमको देगा क्या। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग लिख देंगे कि ये क्वांटिटेटिव लॉ है, यानी आपको क्वांटिटी में वैल्यू में देगा। क्वांटिटेटिव लॉ है जो हमको देता है विच की बस क्या देता है, द मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पहला बात आता है कि ये पॉइंट चार्जेस क्या होता है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब देखिए पॉइंट चार्जेस, इससे पहले भी आप क्लास 11th पढ़े हैं तो आप सुने होंगे पॉइंट मास। तो जब भी पॉइंट का पॉइंट वर्ड आता है किसी के साथ एसोसिएट हो जाता है, जैसे यहाँ चार्ज के साथ, तो आप समझिए पॉइंट क्या होता है, बहुत छोटा सा चीज, एकदम छोटा सा चीज जिसका अपना लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ ना हो। ठीक है, तो वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं, आप जिस घर में होंगे वो घर काफी बड़ा होगा, जिस रूम में रह रहे हैं आप बड़ा है, लेकिन सपोज कीजिए कोई बहुत दूर से आपके घर को देख रहा है, या कोई ऊपर हवाई जहाज से देख रहा है, हेलीकॉप्टर से देख रहा है, तो रूम बहुत छोटा पॉइंट साइज का दिखेगा। क्यों? ठीक है, इसलिए नहीं कि आपका घर छोटा हो गया, आपका घर तो उसी साइज का है, लेकिन उस कंपेरिजन में जो है हेलीकॉप्टर में वो आदमी ऊपर बैठा हुआ, वो हाइट बहुत ज्यादा है। तो जब भी किसी भी बॉडी का साइज, सपोज कीजिए ऐसा यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 1 मीटर का है, इसको 200 मीटर की दूरी से देखा जा रहा है, ठीक है, 1000 मीटर की दूरी से देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा दूर से देखा जा रहा है, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर से देखा जा रहा है, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा दूर वाले आदमी को दिखेगा पॉइंट जैसा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है कोई भी चीज के पॉइंट होने का। ठीक है, जैसे हम यहाँ बोल रहे पॉइंट चार्ज, तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर में कुछ चार्ज है क्यू, तो इसको पॉइंट चार्ज हम तब बोलेंगे जब इसका साइज, ठीक है, जैसे आपके घर का साइज बहुत छोटा हो कंपेयर टू जिस डिस्टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे डिस्कस क्या कर रहे थे कि आपका रूम और एक हेलीकॉप्टर से डिस्टेंस जो काफी ऊपर है, तो जिस डिस्टेंस का डिस्कशन हो रहा है, अगर उसके हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट का साइज, और जो साइज बोलते हैं तो लीनियर साइज बहुत छोटा होता है, तो उस कंडीशन में वैसे ऑब्जेक्ट को, वैसे चार्ज को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट चार्ज के नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो अगर डिफाइन करना चाहे कि पॉइंट चार्जेस क्या होगा, तो हम लोग बोल देंगे कि जब भी किसी चीज का साइज और मोर अप्रोप्रिएट लीनियर साइज, ठीक है, लेंथ में साइज, जब भी हम बोलते हैं साइज मतलब ऑफन मेरा मतलब होता है लाइन में कि उसका कितना लेंथ है, तो जब साइज किसी ऑब्जेक्ट का, और यहाँ अगर चार्ज के हिसाब से बोल रहे हैं तो बोलेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट का, चार्ज ऑब्जेक्ट इफ साइज या व्हेन साइज ऑफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, आर मच स्मॉलर देन डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, उनके बीच का डिस्टेंस का, या जिस डिस्टेंस का डिस्कशन हो रहा है उसका, तो उस कंडीशन में हम साइज को इग्नोर कर सकते हैं और वैसे ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं, या वैसे चार्ज को हम बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज।
तो आई होप आपको पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात यह है कि ये कितना फोर्स का वैल्यू दिए और कैसे निकाले, इस चीज को हमको समझना है। देखिए अभी हम सिंपल में बात करेंगे, फिर चूंकि फोर्स का वैल्यू दिए, फोर्स वेक्टर है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म का भी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, अगर मान लेते हैं अभी ये दोनों सेम नेचर के हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो कूलम्ब्स ने ये पाया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स इन्होंने देखा कि ये Q1 के प्रोपोर्शनल है, मतलब चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स हो रहा था इन दोनों के बीच। ठीक है, दोनों चार्ज जितना बड़ा होगा, यानी Q1 के भी और Q2 के भी, ठीक है, प्रोपोर्शनल था। और ये 1/r² के इनवर्स में था। ठीक है, यानी r² के इनवर्स में था एक्चुअली, यानी आप डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाते जाए तो वो जो फोर्स था वो उतना ज्यादा कम हो जा रहा था स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, इन सब को कंबाइन करके, अगर मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लो, तो इनको कंबाइन करके एक सिंपल सा हम इक्वेशन बनाते हैं। कंबाइनिंग ऑल थ्री इक्वेशंस वी हैव, हम क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। और यहाँ हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के, प्रोपोर्शनल साइन हटा के एक कांस्टेंट लाते हैं, तो उसको अभी नाम दे दिया मैंने K, Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, और इस K का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू है 9 × 10⁹। यूनिट क्या है उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत सिंपल है। इस K को आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। K को जब भी किसी चीज का यूनिट लिखना हो तो उसका फॉर्मूला हमको आना चाहिए। तो इस K को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देखिए K को मैं लिख सकता हूँ F_r², इसको इधर ले गया F_r², और सिर्फ K इधर बचा Q1 Q2, तो सिर्फ K को आपको इधर आना है और एडजस्टमेंट Q1 Q2 इधर ले आया Q1 Q2। अब फोर्स का आपको पता है, उम्मीद है वो पता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ लिख दूंगा इसके यूनिट में न्यूटन। ये है डिस्टेंस, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब, यहाँ 2 चार्ज है मतलब कूलम्ब स्क्वायर, तो ये हो गया यूनिट ऑफ K। ठीक है, बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं। ये हो गया यूनिट ऑफ K। व्हाट इज दिस यूनिट, व्हाट इज दिस K, तो दिस K इज सिंपली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो ओके, तो ये जो चीज हो गया चार्ज जिसका यूनिट कूलम्ब होता है, तो आपको पॉइंट चार्ज के बीच में ये 2 चार्ज अगर था जिनके बीच में डिस्टेंस r था, तो उसके बीच में ये फोर्स निकाल के आपको दे दिया। तो आप देख सकते हैं, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और भी हम लिखेंगे भी कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। चलिए पहले स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं। तो स्टेटमेंट हम कैसे लिख रहे होंगे, तो स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। ये फोर्स कैसा हो सकता है, रिट्रैक्शन का भी रिपल्सन का भी, डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये फोर्स आइदर ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है। बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो उनके प्रोडक्ट के, आप देख सकते हैं Q1 के भी और Q2 के भी, यानी उसके प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ठीक, बहुत ईजी है, आप बोल सकते हैं। फॉर्मूला को देखिए सिंपली, F इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 बाई r², यानी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, डिस्टेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, बिटवीन देम। ठीक है, ये इसका कहना है, कूलम्ब्स लॉ का यही कहना है। ओके, अब यहाँ पे 2 हमारे पास पॉइंट चार्ज आ गया Q1 Q2, इसको सिंपल में हम लोग यहाँ लिख भी दिए, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड रख दीजिए और r। अब इस पर बहुत सारे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, पर ये अभी इनकम्प्लीट है, हम लोग थोड़ा और आगे चल के इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कि ये फॉर्मूला आया कैसे होगा, इसके बारे में। अगर आपको नहीं जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रूफ नहीं करने वाले, वेरिफिकेशन आगे हम लोग करेंगे भी, ठीक है, इस लेक्चर में नहीं आगे, पर अभी हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर कैसे जो ये वैल्यू किया गया होगा, एक तरह गेस किया गया होगा, मेजर किया गया होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि कूलम्ब जो है इसके लिए यूज किए थे टॉर्जन बैलेंस को। ठीक है, टॉर्जन बैलेंस कैसा दिखता है, आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, पिक दिख रहा होगा। तो ये फोर्स मेजर किया गया था, यहाँ तक कि इवन ग्रेविटेशनल फोर्स भी मेजर किया गया था टॉर्जन बैलेंस के द्वारा।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके बोर्ड पॉइंट से उतना रिलेवेंट नहीं है, तो आपको ये नहीं देखना है, तो आपको स्टैम्प दिख रहा होगा, वहां तक स्किप कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स था वो फोर्स मेजर किया गया था, फोर्स वाज मेजर्ड बाय यूज ऑफ टॉर्क एंड बैलेंस। अब यहाँ बात ये आता है कि कूलम्ब्स के टाइम में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पता ही नहीं था। जैसे बाद में कूलम्ब जब स्टडी किए, बाद में 1 कूलम्ब 2 कूलम्ब जैसा चीज आया, ठीक है, उस टाइम में नहीं था ये कंसेप्ट। तो उनको जब पता ही नहीं था कि 1 कूलम्ब 2 कूलम्ब क्या होता है, तो उनके वजह फोर्स को कैसे निकालते, ये था। और जब फोर्स ही नहीं निकलता तो रिलेशन कैसे निकलता, तो इसी को कैसे सॉल्व किए इन्होंने, उस चीज का हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो फोर्स वाज मेजर्ड बाय टॉर्क एंड बैलेंस। अब इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया ये समझिए। इन्होंने कोई एक बॉडी लिया, सपोज कीजिए एक बॉडी है, एक स्फीयर है, ठीक है, या किसी भी शेप का। इसको पता नहीं था इनको कि इस पे कितना चार्ज है, पर ये पता था चार्ज किए थे इसको। चार्जिंग की मेथड हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो चार्जिंग, किसी भी चार्जिंग मेथड से हम इसको चार्ज कर दिए। सपोज की लीजिए इस पे चार्ज है आपका Q। हम लोग पिछले ही चैप्टर में पढ़े हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन। अगर इस पे एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को इससे टच करा दिया जाए, जिसका सब कुछ नेचर, मटेरियल, शेप सब कुछ एक जैसा है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों जहां टच होगा तो बाद में इस वाले पे आ जाएगा चार्ज Q/2, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस वाले पे भी आ जाएगा चार्ज Q/2, तो Q/2 हो गया। अब इन्होंने क्या किया, ये दो अब पता चल गया, एक्चुअली अभी भी वैल्यू नहीं पता चला, पर ये तो पता चल गया कि इस पे Q/2 है, इस पे Q/2। अब इन दोनों चार्ज को लेके, ठीक है, हाँ, इन्होंने क्या किया कि अलग अलग डिस्टेंस पे दोनों चार्ज बॉडी को रख के फोर्स को मेजर किया, ठीक है। वैसे ही आगे और काम करना था, तो एक और Q/2 को मान लीजिए ले आए, तो Q/4 हो गया। तो इस तरह से एक्चुअली एक का किसी का वैल्यू नहीं पता था, पर इंटेलिजेंटली इन्होंने अलग अलग हाफ करके 1/4 करके वैल्यू निकाला, और जो जो वैल्यू निकल जा रहा था उसको फोर्स से रिलेट करते थे, चार्ज से रिलेट करते थे कि चार्ज अगर घट रहा है तो फोर्स कैसे जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स कैसे जा रहा है। उसी तरह से ये मेजर करते थे कि डिस्टेंस के साथ कैसे रिलेशन जा रहा है, और उन्होंने मेजर करके ये वैल्यू दिया था फोर्स का, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी में भी समझाया हुआ, आपको अगर टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का। और ये हो गया आपका, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट सिंपली उसी चीज का, ठीक, लैंग्वेज में, ओके। अब यहाँ से हम लोग पहला चीज है क्या कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक कॉलम किसको बोलेंगे। अभी तक हम लोग ये डिफाइन नहीं किया एक कॉलम किसको बोलेंगे। हाँ, हमको ये पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कॉलम चार्ज को रखेंगे। ये हम लोग पिछले ही चैप्टर में ड्राइव किए हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसको हम पिछले चैप्टर में निकाले थे, और वहाँ हम लोग आइडिया भी लिए थे, ठीक है, कि कितना आपको कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। पिछले लेक्चर में बहुत सारा इस पर डिस्कशन हो चुका है, हम लोग लगभग 7 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, बस चार्ज के कंसेप्ट से, तो उसमें सब कुछ कवर्ड है। तो बात यह है कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए हमारे पास कूलम्ब्स लॉ से हम क्या जानते हैं, F = K, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, Q1 Q2, जहाँ पे ये इनका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से मोड के अंदर भी रख सकते हैं, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इन दोनों पे जो फोर्स लगने वाला है उसका मैग्नीट्यूड ये आने वाला है, ओके। हमको डिफाइन करना है क्या, एक कूलम चार्ज को। हम क्वेश्चन क्या आया, डिफाइंड 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज से आप क्या समझते हैं इसको आपको बताना। तो जब भी इस तरह का चीज आता है, आप क्लास 10th और जूनियर क्लासेस से ही समझ रहे हैं, आपको ये 1 करना है। तो अब बाकी सब चीज को भी कोशिश कीजिए यूनिटी रखने का, चीजें सिंपल रहेगी इसलिए। तो हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, अगर हम बोले, अगर हम पुट कर दे इफ Q1 1 हो, Q2 1 हो, वो तो करना ही है, 1 कूलम चार्ज करना है। तो मान लिए Q1 और Q2 बराबर है, और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 कूलम, ठीक है। यही डिफाइन करना था। ये मान लिए R भी कितना है, 1 के बराबर। ये K का कितना वैल्यू आया था, आपको मैंने बताया था, मेजर्ड है वो, ठीक है। K का कितना वैल्यू हो जाएगा, 9 × 10⁻9। यूनिट कैसे, ये इधर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों चार्ज इधर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये मीटर है आपका, ओके। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं F = K के जगह मैंने वैल्यू रखा 9 × 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ है Q1 Q2, वो है 1 कूलम, ठीक है, बाई नीचे में डिस्टेंस की जगह लिख दिया मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एक कूलम, ये कूलम कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू लास्ट में क्या बचेगा, F = 9 × 10⁻9। अब ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट अपने आप में,
ये आपको बोल रहा है कि अगर आप ऐसा कन्फिग्रेशन लेते हैं कि दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है और उनके बीच में डिस्टेंस जो है, सेपरेशन जो है वो भी 1 ही है, तो उस कंडीशन में उन चार्ज के कारण यानी 1 कूलम वाला चार्ज के कारण ये फोर्स लगने वाला है। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लगता है ना, वो फोर्स लगने वाला है ये, और यहीं से डिफाइन होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलो कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टेटमेंट में वैसे हो गया इस तरह से डिफाइन मैथमेटिकली, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज द चार्ज, ये वो चार्ज है दैट व्हेन प्लेस्ड, जिसको जब हम प्लेस करेंगे एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? यूनिटी डिस्टेंस यानी 1 मीटर, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज, और दूसरा चार्ज का भी मैग्नीट्यूड कितना है? उतना ही होना है यानी 1 ही होना है। अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम। अब वैक्यूम का क्या बात हो रहा है, वो थोड़ी देर में जब हम की का बात करेंगे उस पर हम लोग आएंगे कि ये ऐसा कि वैक्यूम का हम बात करें। मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम, ये आप एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, और ये फोर्स इलेक्ट्रिक होने वाला है, अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ और ये फोर्स कैसा होने वाला है? सर सिंपल सी बात है, रिपल्शन वाला होने वाला है, ये फोर्स रिपल्शन होने वाला है। दोनों आप देख रहे हैं सेम नेचर की, तो सेम नेचर में क्या होता है? रिपल्शन होता है। ओके, इस चीज को हम लोग समझ गए। ये 1 कूलम काफी बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग पिछले लेक्चर में ही बात कर चुके हैं कि हम लोग स्मॉलर यूनिट्स का भी बात करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कूलम। ठीक है, वो कौन कौन है? मिली कूलम और माइक्रो कूलम सबसे कॉमन है। 1 मिली कूलम जब हम बोलते हैं यानी 10⁻³ कूलम होता है, और जब 1 माइक्रो कूलम इस तरह से लिखा जाता है वो आपका होता है 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए वैक्यूम वाला बात जो हुआ उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बात करना पड़ेगा के बारे में, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है। देखिए इससे पहले भी आप जूनियर क्लासेस में, क्लास 9th में भी और क्लास 11th में भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा मोड़ा एक्सप्लोर किए हुए। वहां आप पढ़ते थे कि मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है पॉइंट मास वाले, एक m1 एक m2, दोनों का मास है। अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन उनके सेंटर के बीच में आ रहे हैं तो उस कंडीशन में इनके बीच में जो फोर्स लगता था, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्शन वाला होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है, मैं इसको FG से लिख देता हूँ कंफ्यूजन हो, ये होता था G × m1 m2/r², ये इसका फॉर्मूला होता था। बिल्कुल, उम्मीद है आपको ये याद होगा। यहाँ पे जो G होता था, ये G को आप क्या बोलते थे? यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता था। ठीक है, मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता, इवन स्पेस में भी ये लग रहा है जहाँ मीडियम कुछ नहीं है फिर भी। पर यही हम जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाए हैं Fe से मैं लिख देता हूँ, वहाँ जो है K/Q1 Q2/r², ये K जो है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल नहीं है, इवन मीडियम के हिसाब से बदल जाता है। इन वैक्यूम में कुछ और होगा, एयर में बात करें कुछ और होगा, ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में भी कुछ और होगा। यानी ये K जो है ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये K क्या है? मीडियम डिपेंडेंट है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग K को जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट K है वो एक्चुअली K का एक वैल्यू जो निकाला गया वो आया कुछ इस तरह से 1/4πε0। इसको एप्सिलॉन सिंबल पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास है ना ABCD, वैसे ही एप्सिलॉन है, अल्फा बीटा थीटा, वैसे एप्सिलॉन। यह नोट लगा दिया गया जो दिखा रहा है वैक्यूम का या फ्री स्पेस का। तो ये पढ़ा किया जाएगा, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ठीक है, तो देखिए इसको बोला जाता है परमिटिविटी। ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पे यूज हो रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये क्या है? देखिए हर मीडियम क्या करता है, जैसे मैं मान लो कि ये एयर ही हमारा, इस कंपार्टमेंट में एयर है, इसमें जब चार्ज रखा जाएगा तो उस मीडियम के पास अपना प्रॉपर्टी होता है कि वो उस चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको कुछ रोके। जैसे हर एक सरफेस का, ये पेपर है, इस पर अगर मैं कोई चीज को मूव करता हूँ तो ये अपने तरफ से क्या देगा? एक फ्रिक्शन देगा, यानी इसकी मोशन को अपोज करेगा। वैसे ही हर एक मटेरियल के अंदर, ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इवन वैक्यूम, तो उस कंडीशन में देखें परमिटिविटी, वर्ड समझे, परमिटिविटी, ठीक है, कितना परमिट करता है, कुछ कैंसिल भी करता होगा। तो वही परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, परमिटिविटी आपको होने वाला है वो प्रॉपर्टी जो कि कोई मटेरियल अपोज करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं, कुछ अपोज भी करने वाला है अपने चार्ज को। अब कोई मीडियम है, यही मीडियम है, एयर ही है, तो एयर में ही तो बहुत सारे चार्ज होंगे, ठीक है,
तो उस चार्ज के कारण कुछ फील्ड ही बनेगा। अब वो चार्ज, वो फोर्स दूसरा जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण होने वाला फोर्स को रोकेगा। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी है, एक तरह से आप बोल सकते हैं इनर्शिया जो है, वो है इसका परमिटिविटी। परमिटिविटी का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये अपोजिशन है। अभी चैप्टर 2 में आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी आप सिंपली लिख लीजिए K = 1/4 होता है, और परमिटिविटी का मतलब है कि अपोजिशन जो कि ऑफर किया जाता है, ऑफर्ड बाय अ मटेरियल अगेंस्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डिटेल में तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल समझिए, जब भी चार्ज होता है तो उसके आसपास फील्ड होता है, उसका कुछ एरिया होता है जहाँ पे वो प्रभाव डाल सकता है। दैट रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या बोला, ये अभी आप सिंपल बोल रहे हैं कि जब भी एक मीडियम के अंदर कोई चार्ज को रख देते हैं तो वो मीडियम कुछ हद तक उन चार्ज के बीच का जो फोर्स है उसको रोकता है। वही जो प्रॉपर्टी है रोकने वाला, वो जो अपोजिशन है, ठीक है, कि अपने फील्ड को परमिट करे, दूसरे फील्ड को कैंसिल करे, अपोज करे, तो वो प्रॉपर्टी कहलाता है परमिटिविटी। ठीक, आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो चुका है। इसको हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी आप इतना समझ सकते हैं। इसके कुछ और बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे ये जो आपका है, इसके लिए एक रिलेटिव परमिटिविटी एक टर्म लाया जाता है, एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है। ये होता है किसी भी मीडियम का परमिटिविटी बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कभी कभी क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि ये जो चार्जेज है, इन चार्ज को हम एयर में ना रख के या फ्री स्पेस में ना रख के लिक्विड में डाल दिए या किसी मीडियम में डाल दिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ई मीडियम हो जाएगा। ये जो ई मीडियम का यहाँ फॉर्मूला क्या आप निकाल सकते हैं, ई मीडियम हो जाएगा ई आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो उसको आप सिंपली इतना ही करना होगा कि एप्सिलॉन नॉट में आपको एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे बहुत ही क्वेश्चन या हम बोले कि ना के बराबर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो अब चलिए अगला हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। चलिए कुछ और बात इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है। और चूंकि फोर्स, चूंकि कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स का ही वैल्यू देता है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। तो इसको कैसे देखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वेक्टर का छोटा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई भी जो वेक्टर होता है, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब कहलाता है जब उसके पास क्या हो, जैसे मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन, जैसे कि फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारा चीज। अब मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है जिसको मैं आर से नाम देता हूँ। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी लेटर हम यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर में इस तरह से एरो लगाते हैं। वैसे और भी तरीके हैं, पर ये सबसे सिंपल तरीका है, तो लेटर से नोट कीजिए। और ये जैसे ये है आर, ये आर जनरली रिजर्व है पोजीशन वेक्टर के लिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सिंपल सा नाम जैसा है वैसा ही काम है। ये एक ऐसा वेक्टर है जो पोजीशन देगा किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, इधर एक्स है और इधर वाई है। यहाँ पे 2 और 3 पे, 2 एक्स एक्सिस पे और 3 वाई एक्सिस पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, तो इसका हम पोजीशन वेक्टर बोल देंगे R1। क्यों बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये जो है इस चार्ज का लोकेशन दे रहा है Q1 का, इसलिए। ठीक है, कितना होगा इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से। इधर 2 है इधर 3 है, अब निकाल सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, आंसर है वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर में लगा हुआ है एरो, तो इसमें होगा मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे इसी आर का, जो होगा क्या, ऐसे मोड़ लगा के, ठीक, इस तरह से मोड़ लगा के। और जब भी हमको डायरेक्शन का जरूरत होता है तो डायरेक्शन का इसी वेक्टर का हम लोग क्या लिख देते हैं, इस तरह से ये लगाते हैं, कोई वेक्टर लिख के ऊपर में कैप लगा देते हैं इस तरह से। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या है, जैसा कि नाम है, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका सिर्फ काम होता है डायरेक्शन दिखाना। ठीक है, ये आर का कुछ डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन दिखाने का काम ये करेगा। आप सुने भी होंगे प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है, कि ये 3 होते हैं। वैसे यूनिट वेक्टर सबका हो सकता है, ठीक है, हर एक वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर होता है, पर 3 बहुत फेमस है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड के अलोंग वेक्टर डिफाइंड है पहले से। एक्स के अलोंग होगा आई वेक्टर, वाई के अलोंग होगा जे वेक्टर और जेड के अलोंग के वेक्टर। ठीक है, ये सब बस ये बता रहा है कि आई वेक्टर है कहीं पे, मतलब एक्स के अलोंग डायरेक्शन बताने का काम है। कहीं जे वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब है वाई के अलोंग डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का बस इतना ही काम है। अब इतना कंसेप्ट लेके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहला बात कि हमको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग को लोकेशन देना पड़ेगा कि कोई चार्ज कहाँ है। ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले पोजीशन देने के लिए सबसे बेस्ट जो है हमारे पास वो क्या है, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स और वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, 2 चार्ज का हमको बात करना है, इसको मान लेता हूँ मैं Q1, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं चार्ज Q2। ठीक है, अब 2 चार्ज है तो उनका अपना लोकेशन भी होगा।
यहाँ से ओरिजिन से मिलाने वाला लाइन जो Q1 को मिला रहा है इसको मैं लिख देता हूँ R1 से, जो कि इसका पोजीशन वेक्टर है। वैसे ही ओरिजिन से Q2 को जो मिला रहा है उसको मैं नाम देता हूँ R2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप R नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम R नाम दिए थे वैसे R नाम दे सकते हैं इसको। अगर हमको सिंपल स्केलर फॉर्म में लिखना है तो आप सिंपली जा सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन वही वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, एरो हेड आ जाएगा जिसको वेक्टर दिखाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा यूनिट वेक्टर टाइप, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी वेक्टर क्वांटिटी आ गया, वेक्टर में आपको रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्शन की बात होगी। अब देखिए ये है Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के, अगर मान के चलते सिंप्लीफिकेशन के लिए पॉजिटिव नेचर के हैं। तो अगर पॉजिटिव नेचर की है तो क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। उसको सिंपल से फिगराइज कीजिए, या आगे भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। इसको फिगर माइंड में बैठा लीजिए। दो चार्ज है और दोनों अगर सेम नेचर के हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे दूर भागेंगे। मतलब हाथ आपका ये उंगली बैठा दीजिए दोनों चार्ज पे और ऐसे कीजिए, मतलब दूर भाग गए। अच्छा बोलेंगे अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या होगा, एक दूसरे के पास आएगा। दोनों पे उंगली बैठाइए और ऐसे लिखिए पास आएगा, ठीक है। ये दोनों पास आएगा, ये दोनों पास आएगा। और जब भी दोनों सेम नेचर के तो दूर जाएगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन निकालने में बहुत काम देगा, ये उंगली वाला मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा, अगर सेकंड पे फोर्स लग रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं F2, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा वो इससे दूर भागेगा, ये इधर की तरफ आएगा, इसके तरफ नहीं जाएगा, Q1 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि रिपल्सिव है, धक्का देने वाला है। ये फोर्स लग रहा है सेकंड पे, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, ठीक है, या Q2 ड्यू टू Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है Q2 पे, ठीक है, उसको लिखें F21। पहले लिखे 2 क्योंकि 2 पे लग रहा है, और किसके कारण, 1 के कारण, तो उसको बाद में लिख दिया। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, इस तरह से फोर्स लेगा, ठीक है। ये एक लाइन में ही होगा, सेंट्रल फोर्स आगे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ये एक लाइन में होगा, ठीक। इसको हम लिख देंगे क्या, ये फोर्स लग रहा है किस पे, फर्स्ट पे, किसी कारण, सेकंड के कारण। इसको पढ़ेंगे इसी तरह से, कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। R1 क्या है आपका, R1 है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसका, द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, यानी एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन दे रहा है। सिमिलरली ये R2 क्या है, ऐसे लिखें R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। इतना चाहिए लिख लिए। अब एक छोटा सा चीज और आ गया, क्या रह गया कि एक बार आपको अगर मेजर करना है फोर्स, मान लीजिए F21 मेजर करना है, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये किसके बराबर आएगा, इसको आप ऐसे लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R। अब कौन सा R, ये वाला R, हाँ अब बच के निकल सकते हैं यहाँ R स्क्वायर करके, पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है, कि फोर्स के ही डायरेक्शन में R लेना। मतलब ये है कि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से अगर यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 आ रहे हैं, तो ये R कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस R को लिखने का एक तरीका है कि आप अगर 1 से 2 आ रहे हैं ना, तो पहले कौन आ रहा है, 1 के बाद 2, तो इसको आप लिख दीजिए R12, क्या लिख दी, R12 मतलब हम 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा R12, यहाँ तो लिखा हुआ है F21, यहाँ 1 2, क्या ये उल्टा होता है क्या, देखिए ये सब पोजीशन पे होता है। जैसे NCERT इसी वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लिया है, ये वाला डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लिया है, उस डिस्टेंस को R21 लिख दिया, तो आपके सपोजिशन पे। पर जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा आपके कन्वीनियंस के हिसाब से काम करेगा वो यही है कि 1 से 2 आ रहे हैं तो R12 नाम देते हैं, इसलिए इसी का क्या, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी को डायरेक्शन को बताना। तो ये डायरेक्शन है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा R12 कैप, दिस इज द वेक्टर फॉर्म फर्स्ट फोर्स, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है फिर से आप थोड़ा पीछे जाइए और समझ लीजिए, नहीं तो फिर से हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। इसको कैसे लिखेंगे, F12 वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यहाँ एक एरो हेड लगा दी। कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा K Q1 Q2 बाई R, कौन सा R। अब देखिए इस केस में फोर्स किधर जा रहा है, इधर, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर भी इधर कहीं तरफ लेंगे, है दोनों का वैल्यू आ रही है। देखिए इस चीज में कंफ्यूज ना हो, यहाँ हम लिखे हैं अभी R12, इधर की तरफ जो ये वाला डिस्टेंस है इसको लिख दिए R12। यहाँ से यहाँ जो जाएंगे उसको लिखेंगे हम लोग R21, क्यों, क्योंकि 2 से जा रहे 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ मतलब ऐसे, ठीक है।
तो इस डायरेक्शन में कौन सा पड़ा, r21, तो यहाँ लिख देंगे r21 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी r12 का स्क्वायर इंटू इसका ही पोजीशन वेक्टर यानी r21 का पोजीशन वेक्टर जो उसके डायरेक्शन को बताएगा। और ये दोनों, चाहे आप r12 की बात करें या r21 की बात करें, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ये इस वाले r के ही बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बराबर है, दोनों ही बात, ठीक है भाई, ठीक है। पर दोनों का डायरेक्शन यानी r12 अगर इधर से इधर है तो r21 2 से 1 की तरफ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। इसको कुछ और रूप से भी देखा जाता है, वेक्टर के में कुछ और भी बदलाव करके, जैसे जब भी हम बोलते हैं r21, ठीक है, मतलब 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है r2 माइनस r1, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। वैसे ही 2 वाला है तो पहले 2 वाला लिखिए, उसमें से बाद वाला 1 वाला घटा दीजिए। सिमिलरली r12 अगर लिखना है तो r1 माइनस r2, ठीक, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। सबके ऊपर में आप एरो हेड दे देंगे। तो नीचे में जो आपका डिनोमिनेटर है r12, उसकी जगह आप पूरे का पूरा इसको भी लिख सकते हैं, पर मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने जाऊंगा, अब यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी उस चीज काम को भी किया हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ r21 है तो r21 की जगह r1 माइनस r2 भी कर सकते हैं। एक और काम है जो आपको कहीं कहीं बुक में दिखेगा, आंसर आपका हो गया, इतना ही में हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ओके। एक और काम जो मैं बोल रहा था वो क्या है वो देखिए। अभी मैं क्या बोला था कि r अगर कोई वेक्टर है तो वो कैसे बनता है, उसी के मैग्नीट्यूड जिसको हम मॉड के अंदर रखते हैं, उसी के पोजीशन यूनिट वेक्टर यानी r कैप से। तो कभी भी यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ये अगर मैग्नीट्यूड से मैं इसको डिवाइड कर दूं, कोई वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ अगर यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, इस यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए, ठीक है, ये वाला मैं स्टेटमेंट उठा रहा हूँ, f21 इक्वल टू k q1 q2 बाई r12 का स्क्वायर इंटू ये जो पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है ना r12, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r12 वाला वेक्टर इंटू r12 का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ लिख दूंगा r12 का वेक्टर बाय r12 का मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये कैसा दिख जाएगा, ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, f21 इक्वल टू k q1 q2 r12 का वेक्टर, ध्यान यहाँ वेक्टर है, यहाँ पोजीशन वेक्टर था, यहाँ ओरिजिनली वेक्टर है, भाई नीचे में r12 का स्क्वायर और r12 फिर से यानी r12 का क्यूब। तो अगर कहीं कहीं आपको क्यूब दिख रहा है तो आप ये नहीं समझिएगा कि पावर 1/3 में है, नहीं ऐसा नहीं है। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे आपके पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर रखा हुआ है यानी एक वैल्यू वाला, और यहाँ पे पूरा का पूरा वेक्टर रखा हुआ है, यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर है, ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर है पूरा रखा हुआ है, ओके। यहीं से कहीं कहीं आता है कि दिखाइए कि आपका जो ये कूलम्ब्स लॉ है ये फॉलो करता है किसको, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। क्या ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है। तब बड़ा सिंपल से दिखा सकते हैं यही आगे यूज करके। आप इतना तक आ जाएंगे, इतना तक के बाद आप लिख देंगे कि सिंस आपका r12 अपोजिट है किसके, r21 के, r12 1 से 2 तरफ आने का यानी ये वाला है, ठीक है, इधर से इधर का रास्ता है r12 r21, इधर से इधर का रास्ता है, दोनों अपोजिट है, नेगेटिव साइन एक दूसरे का अपोजिट है, इसीलिए एक बार जो फोर्स का वैल्यू है उसमें रखने r12, एक में r21, इसीलिए हमारा f12 भी क्या हो जाएगा, आंसर है अपोजिट हो जाएगा f21 की। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हेंस इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको पता होगा उम्मीद है, क्या बोलता था कि हर एक एक्शन जो आप लेते हैं, मतलब कोई फोर्स लगाए सिंपली मान लीजिए, तो उसका अपोजिट फोर्स आपको मिलने वाला है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सिंपल सा था, ठीक है, थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। बाकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इस कूलम्ब्स लॉ का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको एक टॉपिक के अंदर लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब लॉ या प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब वो क्या क्या है, तो पहला है ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है। किस वैलिड है, पॉइंट चार्जेस पे। तो इट इज यानी कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। पॉइंट चार्जेस का मीनिंग मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया। उसके बाद दूसरा, ठीक है, दूसरा ये है कि ये जो फोर्स निकला है, ठीक है, जिसको कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी फोर्स क्या क्या बोल सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है, कूलम्बिक फोर्स
वही F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि चार्ज रेस्ट में है तब हम ये फोर्स निकाल लें, या क्या बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तीनों फोर्स एक्चुअली एक ही है। ये क्या होता है, एक सेंट्रल फोर्स होता है। हम लोग पढ़े थे कि वो जो फोर्स था आपका अर्थ वाला ग्रेविटेशनल, वो भी सेंट्रल था। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आप यहाँ अर्थ है, ये सरफेस, अर्थ के सरफेस पे आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। आप बोलते हैं कि आप हमको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, पर आपको एक्चुअली वो सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो कभी भी अगर फोर्स अलोंग द सेंटर लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। अगर मेरे पास यहाँ चार्ज Q1 है और यहाँ चार्ज Q2 है, तो इन दोनों पे जो हमेशा जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द सेंटर लगेगा, ठीक है। रिपल्सिव है फिर भी, अट्रैक्टिव है फिर भी, ठीक है, ये अलोंग द सेंटर लगने वाला है। ऐसा नहीं कि इधर से निकल जाएगा इधर से। तो इसी को बोलते हैं हम सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। फोर्स एक्ट करेगा कहाँ, एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। उस लाइन, वो लाइन जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा होगा, उनके अलोंग अगर फोर्स लगता है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ओके, उसके बाद ये क्या है, हम देखें कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस चीज को बुलाते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G(m1m2 बाई आर स्क्वायर। वहाँ भी आर स्क्वायर क्या होता है नीचे में, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को वो भी फॉलो करता है। इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स लॉ फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और फाइनली वो चीज भी लिख ही लेते हैं जो भी हम डिराइव किए हैं, यानी ये न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो करता है। इट ऑल्सो फॉलो, यानी कूलम्स लॉ ऑल्सो फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। इतना चीज हमारे पास हो गया। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या होगा अगर हमारा जो चार्जेज है वो एक की जगह एक से ज़्यादा हो जाए, दो चार्ज हो जाए। यहाँ पे काम आता है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसको हम बोलेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी आपको न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत सारा मिलेगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जितने आप ट्राइंगल, स्क्वायर सब वाला देखें, सब यहीं से आता है। अभी क्या है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब देखिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का काम है कि अगर दो से ज़्यादा फोर्स है, दो चार्जेज है तो सिंपली फोर्स दे दिया कूलम्स लॉ। दो से ज़्यादा चार्जेज है तो कौन फोर्स देगा, तो इसका काम होता है टू फाइंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या अमॉन्ग द मल्टीपल चार्ज। अगर बहुत सारे चार्जेज है तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। एनसीईआरटी का डायग्राम है जो अक्सर आपको कंफ्यूज कर देता होगा, उस डायग्राम को भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ काफ़ी आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाना। अब देखिए हम लोग इसको सिंपल में रखने के लिए भी दो से ज़्यादा, यानी मान लीजिए तीन हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अगेन एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस है। यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक फोर्स चार्ज है Q1, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बना लूँ, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो भी कितना है, सपोज यहाँ है, ये आपका R1। सिमिलरली एक चार्ज एनसीईआरटी माना यहाँ है, सपोज के लीजिए ये आपका है, इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। वैसे कहीं भी रह सकता है आपके मन पे। ये आपका Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर है आपका R2। सिमिलरली एक जो है वो आपका इधर कहीं है, से यहाँ है, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे Q3 आपका चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर है R3। तो आपको सबसे पहले देखिए, आपको अगर 3 नंबर गुना करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, कैसे करते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर है तो पहले किसी दो को से ही हमको काम करना पड़ता है। या तो आप 2 इंटू 3 करके 6 और फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, या 4 3 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, या 4 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब सिंपल सेंस है कि आप किसी दो का पहले निकालेंगे। तो हम लोग मान लीजिए बोला है क्या कि फर्स्ट वाले जो चार्ज है Q1 उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम बारी बारी से निकालेंगे कि इस चार्ज के कारण कितना लगेगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली गए, ये हमारा एक चार्ज Q2 है, फोर्स हमेशा कैसा लगता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये तो सिंपल सा हो गया। ये दो चार्ज, अभी इसको भूल जाइए, ठीक है। ये दो चार्ज है, इन दोनों के बीच में कैसा लगेगा आंसर है, देखिए हाथ का फिर से उंगली का इस्तेमाल, ठीक है। ये दो है चार्ज, दोनों सेम नेचर के हैं तो कैसे लगेगा रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब दूर, ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब पास आना, रिपल्सिव मतलब दूर, ठीक है। यानी इसके कारण जो फोर्स लगेगा 2 के कारण जो फोर्स लगेगा 1 पे, वो कुछ इस तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, सेंट्रल फोर्स है। क्या लिख देंगे इसको, F फोर्स किस पे लग रहा है 1 पे, इसी कारण 2 के कारण F1 2। ओके, अब तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब फिर दूसरा देखिए, ठीक है। ये हो गया इसके लाइन अलोंग द इसके लाइन,
ठीक है। दूसरा हो गया ये वाला है और ये वाला है, ठीक। इस पे सिर्फ निकालना है। वैसे अगर इस पे आपको Q2 पे निकालना रहता तो हम इधर की तरफ लगा बनाते और लिखते F2 1। हमको सिर्फ Q1 पे कैलकुलेट करना है कितना फोर्स लगेगा। तो हम फिर अब Q1 पे Q2 का देख लिए, Q3 का। अभी आप Q2 को बोल जाइए, ठीक है। अगेन ये दोनों कैसे सेम नेचर के, रिपल्सिव। अट्रैक्शन मतलब पास आना, रिपल्सन मतलब दूर जाना, एक दूसरे दूर जाएगा, मतलब फोर्स इधर की तरफ रहेगा, ठीक है। इधर की तरफ होगा फोर्स लगने वाला। कितना कैसे लिखेंगे इसको, तो फोर्स लग रहा है किस पे, आंसर 1 पे। किसके कारण, थर्ड के कारण, F1 3। तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, देखिए जब भी दो वेक्टर होता है तो उसका रिजल्टेंट जो आता है वो कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप वेक्टर का थोड़ा सा रूल जान लें कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए है इधर, वेक्टर बी है ऐसे, ठीक है, दो ट्रायंगल से दिखाया हुआ जैसे कि यहाँ। तो उस कंडीशन में वेक्टर सी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाता है वो दिखाता है इनका रिजल्टेंट। इसको ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है। आई होप वेक्टर के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप नीचे बोल सकते हैं, मैं वेक्टर के बारे में और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे एक पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक साइड है जो वेक्टर ए को दिखा रहा है, यहाँ पे एक दूसरा साइड है पैरेललोग्राम का जो वेक्टर बी को दिखा रहा है, तो इसके बीच में जाने वाला डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट देगा। सिंपल से एग्जांपल समझिए, ये आपका एक सी है, ठीक है, एक रिवर है, रिवर में आप जा रहे हैं इधर की तरफ, आप हवा चल रहा है इधर की तरफ, तो आप ना सीधा चल पाएंगे ना इधर, आप इसके बीच से निकलेंगे, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसे करके निकल रहा होगा इधर की तरफ, जिसको हम F नेट लिख सकते हैं, ये F1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा रिजल्टेंट। कैसे निकलेगा, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, इसके जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा है, उसका डेरिवेशन भी आप बोलेंगे तो मैं वेक्टर का अलग से बना दूंगा। वो होता है जो फर्स्ट फोर्स आया मान लीजिए F12 उसका स्क्वायर, अगर वेक्टर ए है ए, वेक्टर बी है को हम लिखें सेकंड वेक्टर को बी से, जैसे सेकंड वेक्टर आप F13 बोल सकते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में एंगल करने का मतलब जैसे यहाँ है ये एंगल नहीं हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। एंगल कैसे बनाते हैं, इस तरह से, ठीक, दोनों इधर की तरफ होता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ओके। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अभी मुझे समझाना था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सिंपल से कहना है कि अगर कोई तीसरा फोर्स आ जाएगा या तीसरा चार्ज आ जाएगा, तीसरा चार्ज आने से कूलम्ब्स लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप जैसे लगा देते वैसे ही लगाइए, और बाद में वेक्टोरियली सम कर दीजिए, यानी वेक्टर सम कर दीजिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या कहना है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, जैसे अभी हम फर्स्ट चार्ज को हम मेन फोकस कर रहे थे कि फर्स्ट चार्ज पे दूसरे चार्ज के कारण क्या लग रहा है, तो उसके स्टेटमेंट लिख देंगे फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू a number of other charges, force on any charges, any charge, जैसे यहाँ हम लोग बात लेंगे Q1 पे, ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस, जैसे यहाँ सेकेंड और थर्ड के कारण नंबर ऑफ अदर चार्जेस, वो किससे बराबर होगा, सिंपली वेक्टर सम के बराबर होगा। इज द वेक्टर सम, इज द वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जैसे यहाँ दो फोर्स आया, एक F12 1 पे सेकंड के द्वारा, एक F13 1 पे थर्ड के द्वारा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन एट अ टाइम, किसी एक टाइम पे सब फोर्स को ले लीजिए, उनका वेक्टोरियली सम कर दीजिए, अदर चार्ज टेकन एट अ टाइम। अब इसका बहुत सिंपल सा है, अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, एक वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर कुछ एंगल दिया हो तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, ठीक है, जो आप कूलम्ब्स लॉ देते हैं वो अनअफेक्टेड होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब दूसरा तरीका अल्टरनेटिव आप ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन any one charge due to presence of other charges is unaffected, ठीक है। the force on any charge due to presence of other charge, ठीक है, is unaffected, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे भी आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, ठीक है। यहीं पे आप लिख दे ज़्यादा बेटर रहेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स एनी वन चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज इज अनअफेक्टेड, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
यानी आपको एफ नेट निकालना है, ठीक है। तो आप किसी वन पे जैसे फर्स्ट में निकाले तो आप लिख देंगे एफ ऑन 1 ड्यू टू 2, फिर F11 ड्यू टू 3, F11 ड्यू टू 4, ठीक है। इस तरह से लिखते जाते F1 ड्यू टू n। इसी को आप अगर लिख दे तो सब में जैसे F1 लिखेंगे तो F12 कैसे लिख देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये डिस्टेंस है R12। ये वाला जो डिस्टेंस है इसके बीच में वो डिस्टेंस है मान लीजिए R13। तो यहाँ हम F12 कैसे लिखने जाते हैं, F12 जो कि इधर की तरफ, तो F12 हम लिख देते हैं कैसे, K Q1 Q2 बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि होता है R12। सिमिलरली F13 कैसे लिखने जाते हैं, तो F13 हम लिखने जाते हैं K Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर, इस तरह लिखने जाते हैं। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो K आपका बाहर आ जाएगा, Q1 आपका बाहर आ जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का स्टेप मिल जाएगा, आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, जहाँ पे आप K या K की जगह 1/ε टाइम लिख सकते हैं, K आप बाहर ला सकते हैं और बाकी आपका अंदर में रह जाएगा कुछ इक्वेशंस, ठीक है। या मैं यहाँ पे आपको अगले पेज में लिख भी दे रहा हूँ कि आपको किस तरह का बनने वाला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइनली आप अगर मैं जैसे बताया कि F12 को मैं लिख दिया कैसे, K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, वैसे ही F13 को मैं लिख दिया K Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर, ठीक है। सो वन इस तरह से हम चलते जाए तो F नेट किसके बराबर आता है, F12 प्लस F13 प्लस F14 सो वन F1 नेट तक। इन सब का अगर आप वैल्यू रखते जाए, F1 का वैल्यू रख दिया K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, F13 का वैल्यू रख दिया K Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर प्लस सो वन, ठीक है। या वैसे भी चल सकते हैं कि यहाँ पे अगर 1 2 दे रहे हैं यहाँ पे भी 2 1 चलेगा, मैं बोला था ना वैसा पोजीशन पे हमारा डिपेंड करता है। सिमिलरली लास्ट वाले को हम लिख देंगे K Q1 QN R1N का स्क्वायर, ठीक है। सो वन इस तरह से हम चलते गए। सबका पोजीशन वेक्टर भी ऑब्वियस बात है, पोजीशन वेक्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ लिख देंगे R12 का पोजीशन वेक्टर, अगर यहाँ 2 1 लिखे रहते तो 2 1 का, यहाँ लिख देंगे R13 का पोजीशन वेक्टर, यहाँ लिख देंगे R1N का पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ देखिए सब में K कॉमन है और Q1 कॉमन है, तो K और Q1 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में आपको कुछ इस तरह का चीज दिखेगा, इधर बचेगा Q2 बाई R12 का स्क्वायर, उसी का पोजीशन वेक्टर R12 का। सिमिलरली यहाँ भी K Q1 चला गया तो क्या बचेगा, Q2 बाई R13 का स्क्वायर, उसी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो वन इसी तरह से यहाँ पे K Q1 चला गया तो क्या बचा, QN बाई R1N का स्क्वायर, उसी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया F नेट का फॉर्मूला। बुक में इसी K को 1/4πε0 जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, तो 1/4πε0 Q1 लिख दिया, ठीक है। या इसको एज ए समेशन साइन देके अब देखें सब में Q1 बाहर आ जा रहा और K बाहर आ जा रहा, तो K Q1 बाई, अब इस तरह से ये सब सम हो रहा है ना, तो इसके लिए एक सिंबल है हमारे पास, ठीक है। ये इसको बोलते क्या, समेशन, ठीक है, समेशन सिंबल। ये समेशन कहाँ से होने वाला है, तो 2 वाले के कारण पढ़ रहे हैं ना, सेकंड से ना, तो यहाँ हम लिख देंगे I इक्वल टू, यहाँ पे I क्या है, ये आपका ये जो 2 3 4 आ रहा है ना, ये सारा, ठीक है, ये है I आपका, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। तो ये होने वाला है QI से R1I तक का स्क्वायर, उसी का पोजीशन वेक्टर R1I का पोजीशन वेक्टर, और यहाँ I कहाँ से शुरू होगा, 2 से, देख रहे हैं 2 3 4 ऐसे N तक, R अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, N। तो ये भी एक लिखने का तरीका कि F नेट कुछ इस तरह का आ गया, ठीक। जहाँ पे K Q1 या K की जगह 1/4πε0 रख सकते हैं, ठीक, Q1, और ये समेशन हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 2 से, मतलब आप एक बार 2 डालेंगे, मान लीजिए 5 चार्ज है उसके कारण निकालना है, तो एक बार 2 डालेंगे, फिर आगे 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, इस तरह से आप करते 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 कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। अब इस लेक्चर को देखने के बाद आप कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसके जस्ट बाद आप क्वेश्चन लगा ले, इन टेक्स्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन लगा, इन टेक्स्ट के अंदर आप लगाएंगे क्वेश्चन 4 5 6 7, ये सारे कूलम्स लॉ पे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर आप कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, एक्सरसाइज के अंदर आप लगा लेंगे 1 2 3 6, फिर 12 लगा लेंगे, 13 लगा लेंगे, 14 भी लगा लेंगे और 25। तो मैं जैसे बोला था 12 क्वेश्चन है टोटल, आप देख सकते हैं टोटल 12 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आप कूलम्स लॉ पे सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो सॉल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप
कि आपको कूलम्स लॉ में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेक्चर थोड़ा लंबा था लेकिन मैंने कोशिश किया सब कुछ कवर कर देने का। ठीक है, एनसीईआरटी से भी हर चीज़ कवर्ड है, आप टेंशन ना लें। आपको अगर एनसीईआरटी के किसी लाइन में दिक्कत है या कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखते रहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप फिर से मैं बोल दिया कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।